मीडियम की परमिटिविटी जो है, मीडियम की परमिटिविटी जो है वो ई आर गुना बढ़ जाती है एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी से। और मीडियम का फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है वैक्यूम के फोर्स से। देखिए ये जो सवाल है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से है। अगर आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप जरूर देखकर आइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको मस्ट वॉच कर करके आना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 17। हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, आई होप आपका ये आज का क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर हो, फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। होप तो यही है, बाकी देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। आप ट्राई जरूर कीजिएगा पॉज करके पहले। टू पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज रिपेल विद अ फोर्स ऑफ, मान लेते हैं दो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये कुछ प्लस क्यू का है और ये भी कुछ प्लस क्यू है। ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज है इसलिए मैंने क्यू और क्यू ही लिया है। ये दोनों, अब देखो पॉजिटिव चार्जेस है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये दोनों किस फोर्स से अट्रैक्ट, किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ इतने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। तो दोनों के बीच की दूरी भी हमको दे रखी है, 5 एंगस्ट्रम है दोनों के बीच की दूरी। तो हमको बताना है ये जो दोनों, इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हुए होंगे दोनों ही आयन में से। ये भी हमारा कुछ आयन है, ये भी हमारा कुछ आयन है, पॉजिटिव आयन, कितने आयन जो है वो दोनों में से जो है हटाए गए होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स हटाएंगे तभी तो उन पर जो है पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, तभी तो वो पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो हमको ये बताना है कि पॉजिटिव आयन बने, जब ये बने थे पॉजिटिव आयन, तो उस समय इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाले गए थे, लेस हुए थे, कम हुए थे, निकाले गए थे, ये हमको बताना है। तो पॉज करके इसको एक बार ट्राई जरूर करो। ठीक है, ट्राई कर लो, 1 2 3 4। आई होप आपने ट्राई जरूर किया होगा पॉज करके। आइए अब देखते हैं, फोर्स आपको दे रखा है यहाँ पर, एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 3.7 टाइम्स 10⁻⁻⁹ न्यूटन। आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर, कितनी है सर, 5 एंगस्ट्रम है, यानी कि 5 टाइम्स 10⁻⁻10 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, और हम जानते हैं कुलाम्स लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, कुलाम्स लॉ या कुलाम्स फोर्स आप कह दो। ठीक है, वो कितना होता है सर, दोनों के बीच का F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यस सर, फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है इसलिए मैं वो एज इट इज लिख देता हूँ। के की वैल्यू हमको पता है क्या, हाँ सर, के की वैल्यू हमको हमने याद करी थी, हमको पता है। दोनों पर चार्जेस सेम है, तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो दोनों का मिला करके क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू। और दोनों के बीच की दूरी, उसका भी क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। यहां से सारी क्वांटिटीज इधर लेकर के जाएंगे तो क्यू स्क्वायर क्या निकल करके आएगा, देखिए 3.7 हो गया 10⁻⁹। ठीक है, अब ये इधर गया तो ये कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया सर हमारे पास 5 टाइम्स 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ गया, अपॉन में आ गया 9 टाइम्स 10⁻। ये बराबर है किसके, क्यू स्क्वायर के। क्यू निकालना है ना अपन को, तभी तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 3.7 तो ये हो गया, 5 5 जो 25 ये हो गया, और 9 ये हो गया, जहां तक तो अपन को क्लियर है पिक्चर। और 10 की पावर्स में क्या बच रहा है सर, -9 बच रहा है, -20 बच रहा है, और माइनस का 9 बच रहा है। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, यहाँ तक हमको पिक्चर क्लियर है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 25 है, ठीक है, 9 है, 3.7 है, और क्या है सर, 10 टू दी पावर माइनस का 38 है। ठीक है, 18 और ये 70, सही बिल्कुल। तो Q की वैल्यू क्या आ गई सर, सर 25 का रूट पता है क्या, हाँ सर 25 का रूट हमें पता है 5 होता है। 3 का रूट पता है क्या, हाँ सर 9 का रूट पता है क्या, हाँ सर 9 का ये होता है। अब देखो 3.7 का कैसे निकालोगे, देखो इसको लगभग आप आइडियली जो है आइडिया अनुसार कैलकुलेट, तो जरूरी है सीखना किस हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, कंपटीशन में भी बेनिफिशियल होगा, बोर्ड एग्जाम में तो होगा ही होगा, क्या पता किस कैसा भी तरीके का न्यूमेरिकल हो जाए, इसलिए मैं तरीका भी आपको बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लेकर। 3.7 जो है वो 4 के करीब है क्या, हाँ सर 4 के करीब है। 3.7 में अगर थोड़ा सा जाएंगे तो ये 4 के टच ही हो जाएगा। अब 4 का रूट हमें पता है, हाँ सर 4 का रूट हमें पता है 2 होता है। इसका मतलब इसका जो रूट होगा 3.7 का, वो 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 4 होता तब जाके 2 होता। 4 से कुछ कम है, इसलिए 2 से कुछ कम रहेगा इसका रूट। अब 2 से थोड़ा बहुत कम कर लो आप, कितना कम रहेगा, 0.1 0.2 कम रहेगा। तो चूंकि बहुत ज्यादा ही करीब है इसके, तो मान लेते हैं कुछ 1.89, ऐसा कुछ मान लो, 85 89 ऐसा कुछ इसके लगभग करीब हो जाएगा। तो 1.85 मान के चल लेते हैं इसको।
कि साहब 8 से ज्यादा है थोड़ा सा, और इसके मतलब लगभग बेशक बीच का कुछ मान लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें ऐसे ऑलमोस्ट में ही चलती है, ठीक है। अब कहाँ तक क्या क्या निकालोगे फिर आप, इसलिए जो है यहाँ पर चीजें फिर ऐसी ही चलानी पड़ती, सही रहता है, ठीक है, ऐसी। खैर आगे बढ़ते हैं, और इसका जब अपन रूट करेंगे तो ये -19 आ जाएगा। कैसे सर? देखो रूट का मतलब होता है पावर कितनी, हाफ। देखो ध्यान से समझो इसको, यहाँ पर अगर आपकी बेसिक वीक है तो इसको समझना पड़ेगा। ये पावर में है, और रूट भी क्या होता है, पावर। रूट भी होती है एक तरीके की पावर ही होती है, और दो पावर अगर एक साथ लिखी हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सर हमने बचपन में पढ़ा था ए की पावर m की होल पावर अगर n है तो ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है। बस यही चीज यहाँ पर लग रही है, दोनों पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए ये क्या बच गया अपने पास, -19 बच गया, ठीक है सर। तो ये आपके पास आ गई क्यू की वैल्यू, जो कि निकल करके कितनी आई है, लगभग आपके पास इतनी आई है। अब आपको क्या करना है बेसिकली, इसकी वैल्यू जो आई है वो लगभग आपके पास कितनी आई है, वो आई है सर आपके पास 3.2 टाइम्स 10⁻⁻⁹। यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3.2 कुछ आएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितनी आएगी, कुछ 3.2 आएगी। और ये जो -19 है ये तो है ही पहले से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगभग 3.2। अब हम अपन को तो क्या चाहिए, चार्ज छोड़ना चाहिए था, अपन को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स घटे बढ़े वो चाहिए था अपन को। तो हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको पता है कि क्वांटाइजेशन लॉ अपन लगा सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज एक ही फॉर्मूले में रिलेटेड है। वो क्या है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, विच इज Q इक्वल्स टू n। यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, Q बाई ई। तो n की वैल्यू क्या आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, 3.2 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। यानी कि आपके पास जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ये निकलवाना चाह रहा है, इसको पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। तो आप लास्ट में लग लेंगे, हेंस टू इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी लेस इन ईच आयन इन जनरल स्टेट। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी चाहिए सुंदरता बनाए रखने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, इसको नोट कर लीजिए 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि सब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखे हुए 2 पॉइंट चार्जेस है, उन पर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 इस प्रकार से, और अभी ये कहां पर रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। इन दोनों के बीच की कुछ दूरी r है, ऐसे कुछ करके, और अभी इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो कितना है, 18 न्यूटन, ठीक है। लेकिन यदि ग्लास स्लैब रख दी जाए जिसकी थिकनेस है 1 मिलीमीटर, दूसरे केस में क्या हुआ, यही 2 पॉइंट चार्जेस है, वही दोनों के बीच की दूरी r है, लेकिन अब की बार ये वैक्यूम में नहीं रखे। ये ऐसे समझो कि वैक्यूम में रखे हैं, लेकिन अब की बार इनके बीच में एक मीडियम आ गया है। क्या आ गया है, एक मीडियम आ गया है, ठीक है, एक ग्लास का मीडियम आ गया है। अब की बार इनके बीच में एक ग्लास का मीडियम आ गया है, वैक्यूम नहीं है अब की बार, कुछ मीडियम है पर्टिकुलर, ठीक है। थिकनेस कुछ दे रखी है, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन को दे रखा है 6। मैंने आपको बताया भी था कि ग्लास का 5 to 10 के बीच में होता है, और यहाँ पर इसने 6 दे रखा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आई बटन पे लिख दे दूंगा, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जरूर देख कर, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप खुद ही सर्च कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्या होता है एप्सिलॉन आर वगैरह सब A to Z मैंने आपको क्लियर कर रखा है पूरा डिटेल्ड वे में, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको दे रखा है 6, इसका यहाँ पर दे रखा है, और इज प्लेस्ड बिटवीन दी चार्जेस, इनके बीच में ग्लास स्लैब रख दी इतने की। तो हमें पता करना है कि अब इस सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो याद करो मैंने आपको उसी लेक्चर में आपको मैंने आप बताया था वहां पर कि जब ऐसा सा सीन आ जाए, आपको वैक्यूम में दे रखा हो और ऐसा कुछ सीन आ जाए एप्सिलॉन आर, तो मैंने आपको 2 लाइन वहां पर रटवाई थी, ठीक है। न्यूमेरो बोला था न्यूमेरिकल्स में अच्छी खासी काम में आती है क्विकली सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली तो क्या थी कि अब मीडियम की परमिटिविटी जो है, मीडियम की परमिटिविटी जो है वो ER गुना बढ़ जाती है एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी से, और मीडियम का फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है वैक्यूम के फोर्स से, वैक्यूम के फोर्स से ER गुना या एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है मीडियम का फोर्स, या किसी भी मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्जेस के बीच में, यदि डिस्टेंस और चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये तभी अप्लाई होएगा जब आपके चार्जेस और दोनों के बीच की दूरी क्या रहे, सेम रहे,
यानी दोनों अलग अलग, यानी कि वैक्यूम में और मीडियम में, वैक्यूम में और मीडियम में दोनों ही जगह पर आपके पास ये क्या चीज सेम रहे, चार्जेस और उनका भी सेम। तो इस केस में कौन सा लगेगा, ये वाला, क्योंकि मीडियम का फोर्स बताना है आपको कि इस मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपसाइलन आर जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने गुना कम हो जाएगा फोर्स, जो कि किस में लग रहा होगा, वैक्यूम में। और वैक्यूम में लगने वाला फोर्स हमें पता है 18 न्यूटन है। तो बस आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। इस फोर का डिटेल्ड वे जाकर के उस लेक्चर में देखना, यहां पर दोबारा थोड़ी ना बताऊंगा, सिंपल सी बात। आपको पता है कि मीडियम का फोर्स जो है वो वैक्यूम से फोर्स से अपसाइलन आर गुना कम हो जाता है। ये अपन को 18 दे रखा है, ये अपन को 6 दे रखा है, तो आंसर आ गया 3 न्यूटन। यानी कि ग्लास स्लैब रख देने से अब उन दोनों के बीच में जो 18 न्यूटन फोर्स लग रहा था वो अब महज 3 न्यूटन का हो जाएगा। इसलिए मीडियम जो है वो फोर्स को क्या कर देता है, घटा देता है। वैक्यूम में जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है, उसके नीचे ही लगेगा अगर कोई मीडियम आएगा, उससे कम ही लगेगा। तो ये था आपके पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो सवाल है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से है। अगर आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप जरूर देखकर आइएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको मस्ट वॉच कर करके आना है, नहीं तो ये आपके पास, आपको मैं कोशिश करूंगा फिर भी आपको समझा दूं क्योंकि वेक्टर की सिंपल नॉलेज इसमें इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आइए सवाल करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इसको मिटा लेंगे। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है आपके पास Q1, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रो कूलम है। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस का 6। माइक्रो का क्या मतलब होता है सर, 10 टू दी पावर माइनस का 6। ठीक है सर, और वो कहां पर रखा है, उसकी जो दूरी है वो कुछ मान लेते हैं R1, जो कि कितनी है 2 मीटर कॉमा 1 मीटर का मतलब क्या है, 2 मीटर कॉमा 1 मीटर का मतलब है, इसको आप इससे समझिए x कॉमा y से। और चूंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना है इसलिए x को अपन x में जब चलते हैं वेक्टर में उसको क्या लिखते हैं आई कैप, और y में जब चलते हैं तो वेक्टर में उसको क्या लिखते हैं जे कैप। ये हमको पता है सर, हाँ ना बोल भैया, बोलिए सर। तो R1 वेक्टर आपको दे रखा है क्या, हाँ सर R1 वेक्टर हमको दे रखा है। इसी प्रकार से Q2 का मान क्या है, Q2 दे रखा है आपको माइनस का 5 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। और उसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है टू माइनस का 2 मीटर कॉमा 4 मीटर, यानी कि माइनस का 2 आई कैप और 4 जे कैप। आना बोल भैया, बोले यस सर। R1 वेक्टर भी आ गया, R2 वेक्टर भी आ गया, और दोनों चार्जेस भी आ गए। बस अब इन दोनों का फोर्स निकालना पूछा क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। देखो जो भी जिस पर भी फोर्स ऑन टू जिस पर भी लगता है वो पहले लिखते हैं, यानी कि आपको F21 पूछा है। लेकिन इस ही लेक्चर में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है। दिशा भले ही अलग लग रही हो लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे पास जो भी इसका जो आंसर आ रहा था, जो भी फॉर्मूला जो बन रहा था वो कुछ इस हिसाब से ही बन रहा था जिसमें सिर्फ यूनिट वेक्टर डिफरेंट। अभी जो पूछा है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अभी जो पूछा है वो वेक्टर फॉर्म में पूछा है, इसलिए हमको यही निकालना पड़ेगा, ये हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हमसे पूछा गया है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्या था इसका फॉर्मूला, ये था सर हमारे पास के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या था आर स्क्वायर, जो यहां पर था वही हमारे पास था आर स्क्वायर R21 वेक्टर का स्क्वायर, और इधर क्या था R21 कैप। हाँ ना बोल भैया, यही फॉर्मूला आया था क्या। इसको फिर अपन ने एक्सपेंड करके क्या लिखा था सर, इसको सर आपने एक्सपेंड करके लिखा था कि Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और इधर क्या था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हाँ ना बोल भैया, ये था या नहीं था इस लेक्चर में, जरूर देख कर आना लेक्चर, नहीं तो ये क्या लिख रहा हूं माथे के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा। इसलिए ये आपको समझ में आए इसलिए आप वो लेक्चर जरूर देख कर आइएगा। ये कहाँ से आया है, ये यहां से आया है सर इसलिए अब बस अब आपको क्या करना है, रखना है और आंसर निकालना है। तो रख के बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी वहां से हटो, है ऐसे कुछ थी वो मीम चलो देखो, F21 क्या आया सर आपके पास, आपके पास F21 आया निकल करके, K की वैल्यू क्या है सर 9 टाइम्स 10 टू दी पावर 9। Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ सर Q1 की वैल्यू क्या है इतनी है,
Q2 की वैल्यू क्या है, इतनी है। देखो यहाँ पर माइनस कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर में कहानियां चल रही है, इसलिए बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। R2 वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर है सर आपके पास, R2 वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पूछा है आपसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या 2 ड्यू टू 1, 2 ड्यू टू 1 पूछा है, यही आएगा बच्चों, सही है बिल्कुल, 2 ड्यू टू 1 पूछा है, यही आएगा। ठीक है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपके पास माइनस का 2i कैप, R2 वेक्टर लिख रहा हूं भैया, प्लस का 4j कैप। ठीक है, फिर माइनस का R1 वेक्टर कितना है, 2i कैप और 1j कैप, इसका मैग्नीट्यूड का क्या करना है, क्यूब करना है। और यहां पर कुछ लिखा है जो कि क्या है कि सर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि बेसिकली इन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है, बेसिकली माइनस करना है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप और वही 2i कैप प्लस 1j कैप। ठीक है, यही। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टू ज़ा 10 और 10 नाइम्स 90 हो जाएगा और माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 माइनस 6 और माइनस 6। हाँ ना, बोल भैया, बोले यस सर। तो 9 माइनस 12 कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया सर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। नीचे अगर आप देखो ध्यान से तो देखो माइनस 2i कैप और माइनस 2i कैप क्या हो गया, माइनस का 4i कैप, 4 माइनस 1 क्या हो गया, 4 माइनस 1 हो गया प्लस का 3j कैप। इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड निकाल करके उसका क्या करना है, क्यूब करना है। वीडियो चल रहा है और इधर क्या है, माइनस 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस का 4i कैप, 4 माइनस 1 प्लस का 3j कैप, ये आ गई आपके पास डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए। अब तो कैसे करते हैं, एक्स आई कैप यानी कि -4 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16 और 9 यानी कि √25 यानी कि 5। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है अपने पास, 5 आया है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 5 आया है। तो 5 का क्या करना है, क्यूब करना है। अरे मैग्नीट्यूड का क्यूब है ना, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 5 आया है। अब उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, सिंपल। तो ये क्या आ गया, -90 ये हो गया, और 5 का क्यूब करे तो 125। अब बस यही आपके पास आंसर आएगा। इसको अब आप चाहे सॉल्व करते रहो जितना मर्जी चाहे। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपके पास क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो बस ये था आपके पास आज का लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। क्वेश्चंस जो भी अटेंड किए, कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ जरूर लिखना कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसमें हमें डाउट था, और क्या डाउट था वो भी स्पेसिफाई जरूर करना। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।